हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल आप लोगों के लिए आज जो है अपन थोड़ा सा अधिगम को और बढ़ाते, ज़्यादा अधिगम नहीं रहा है, 4-5 क्लास का रहा है, खत्म होने जा रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है, यूं समझ लो अधिगम की समाप्ति की ओर है, समाप्त होने की कगार पे जो है अधिगम आया हुआ है। तो दोस्तों आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, या आज हम किस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आज की क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सिद्धांत है, लेकिन जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जब यहाँ से परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं, तो हम खुद एक विचार में पड़ जाते हैं, एक सोच में पड़ जाते हैं कि इसका क्या उत्तर दे और क्या उत्तर नहीं दे। तो बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सिद्धांत आज सर पढ़ाने वाले हैं। तो हालांकि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, लेकिन फिर भी आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों क्षेत्रीयता का सिद्धांत। अक्षेत्रीयता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये देने वाला व्यक्ति था कुर्ट लेविन। क्या नाम था दोस्तों? कुर्ट लेविन। इसको यदि क्षेत्रीयता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इस सिद्धांत के उपनाम बहुत है दोस्तों, ये आपको हल्का सा क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में जब भी इसके उपनाम पूछे गए तो अलग अलग नामों से प्रश्न आए थे, अलग अलग नाम लेकर के प्रश्न पूछे गए। तो इनके उपनामों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी हल्की सी जानकारी रखना। एक तो इसको कहा जाता है आपके लाइफ स्पेस थ्योरी। लाइफ स्पेस थ्योरी, यदि इसी को मैं हिंदी में करूंगा तो क्या हो जाएगा? जीवन दायरा का सिद्धांत। जीवन दायरा का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों सदिश मनोविज्ञान का सिद्धांत। सदिश मनोविज्ञान का सिद्धांत। इसका एक नाम और आता है, इसको कहा जाता है आपके आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत। इसको और एक नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है थ्री फेज थ्योरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो कहा जाता है इसको थ्री फेज थ्योरी। इसको कहा जाता है टोपोलॉजिकल थ्योरी। ये सारा मैं बताऊंगा क्या होता है जो टोपोलॉजिकल थ्योरी, इसी को कहा जाता है आपके टोपोलॉजिकल थ्योरी। इसी को कहा जाता है आपके वेक्टर्स थ्योरी। वेक्टर्स थ्योरी, वेक्टर्स थ्योरी। इसी को कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत। क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत। ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, जितने उपनाम पढ़ेंगे उतने ही कम पढ़ेंगे, लेकिन इसका पॉपुलर नाम है लाइफ स्पेस थ्योरी, जीवन दायरा का सिद्धांत या अक्षेत्रीयता का सिद्धांत। ये इसके लिए महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, है ना, सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भाई कौन कौन से माने जाते हैं आपके? जीवन दायरा सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी, सदिश मनोविज्ञान का सिद्धांत, आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत, थ्री फेज थ्योरी, टोपोलॉजिकल थ्योरी, वेक्टर्स थ्योरी, क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिएगा ये थ्योरी क्या है और क्या नहीं है, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि यह सिद्धांत क्या कहता है। चलिएगा नए पेज की ओर लेकर के जाता हूं और मैं इस सिद्धांत का एक डायग्राम बना करके सिद्धांत, और दावा कर रहा हूं दोस्तों मैं आपसे कि आप जैसा अक्षेत्रीयता का सिद्धांत आज पढ़ोगे वैसा अक्षेत्रीयता का सिद्धांत आपने पहले नहीं पढ़ा है। इतना साधारण तरीके से और इतनी गुणवत्ता के साथ मैं आपको यह चीज बताने जा रहा हूं। देखिएगा इसके अंदर से मुझे कुछ एक चित्र उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई बॉक्स उठाना पड़ेगा। कौन सा उठाएं? तो ये वाला बॉक्स उठा लेते भाई। एक बॉक्स की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, ये वाला बॉक्स मान लीजिए मैंने यहां से उठा लिया। अब देखिएगा इस बॉक्स के माध्यम से मैं आपको कैसे जीवन दायरे का सिद्धांत पढ़ाता हूं। अब होता क्या है, आपको यहां पे ध्यान रखिएगा,
मान लीजिए ये वाला आगे वाला आपका भाग है, इसको मैं अपन लिखेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है। तो दोस्तों ये है आपके एक व्यक्ति का जीवन दायरा। क्या है दोस्तों? जीवन दायरा या एक प्रत्येक व्यक्ति का लाइफ स्पेस। अब पहले इस लाइफ स्पेस को क्लियरिफाई करते हैं। लाइफ स्पेस क्या होता है? जीवन दायरा का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन घटकों के साथ, जिन जिन कारकों के साथ में अंतः क्रिया करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? आपके जीवन दायरा कहलाता है। जैसे जीवन दायरा सभी व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है। मेरा अपना लाइफ स्पेस है, आपका अपना लाइफ स्पेस है, और प्रत्येक परिस्थिति के साथ लाइफ स्पेस बढ़ता भी है ना। जैसे जैसे स्थितियों में बदलाव होगा वैसे वैसे जीवन दायरा क्या होता जाता है? बढ़ता भी चला जाता है। तो बढ़ता जाता है जिसका मतलब जीवन दायरा बड़ा नहीं होता है, और घटक अपने जीवन दायरे के अंदर जुड़ जाते हैं। जैसे देखिएगा, अभी आप लोगों का जीवन दायरा क्या है? आपका परिवार, आपका मित्र मंडली और आपके आस पड़ोस समुदाय, बस यहां तक अपना जीवन दायरा खत्म। कल आपके नौकरी लग जाएगी तो आपका जीवन दायरा बढ़ेगा। आस पड़ोस, मित्र मंडली, परिवार, उसके साथ में बच्चे, बच्चे के पेरेंट्स, बच्चों का भविष्य, ये सारा आपका जीवन दायरा बढ़ा। फिर आपका प्रमोशन होगा, आप अधिकारी बनोगे, आपके स्कूल में आपके अंडर में बहुत सारी स्कूलें आ जाएगी और आपका जीवन दायरा बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दायरा बढ़ता रहता है। लाइफ स्पेस का मतलब वो एक राउंड जिसके अंदर अंदर हम अंतः क्रिया करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का लाइफ स्पेस अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का लाइफ स्पेस भिन्न भिन्न हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या है कि ये मान लीजिए कि मैंने बना दिया यहाँ पे कि ये आपका एक प्रकार का जीवन दायरा है या ये आपका एक प्रकार का लाइफ स्पेस है। मैंने यहाँ पे आपका लाइफ स्पेस बना दिया। अब यहाँ पे मैं एक व्यक्ति को रखता हूं, यानी पी, यानी क्या रखूंगा दोस्तों? पर्सन। पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पर्सन। पर्सन का मतलब व्यक्ति। और कुर्ट लेविन ने इस व्यक्ति को कहा है मनोवैज्ञानिक मानव। क्या नाम दिया है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक मानव। इसने मानव को मनोवैज्ञानिक माना है। मनोवैज्ञानिक मानव का मतलब एक ऐसा मानव जो तर्क कर सकता हो, एक ऐसा मानव जो चिंतन कर सकता हो, एक ऐसा मानव जिसके पास सोचने विचारने की क्षमता हो, एक ऐसा मानव जो समस्या समाधान कर सकता हो। ऐसे मानव को अपन क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक मानव। अब इस मानव के आसपास का जो ये वातावरण देख रहे हो आप, ये आसपास का जो एनवायरमेंट है, ये क्या है? एक प्रकार का वातावरण है जिसके अंदर जो आपका ये मानव है वो क्या करता है? अंतः क्रिया करता है। यानी कि ये आपके एक प्रकार का वातावरण है। और वातावरण भी कैसा है मेरे दोस्तों? मनोवैज्ञानिक वातावरण है, शुद्ध वातावरण। वातावरण को अपन क्या कहते हैं? एनवायरमेंट ई लिख देता हूं, है ना। वैज्ञानिक का अपन ने क्या लिख दिया? यहाँ पे ए लिख दिया। ये आपका क्या है? जीवन दायरा। जीवन दायरे को अपन कहते हैं फील्ड, और ये मैंने फील्ड का क्या लिख दिया? यहाँ पे एफ लिख दिया। अब देखो दोस्तों होता क्या है, ये कहता है व्यक्ति कि ये एक जीवन दायरा बना हुआ है। इसी जीवन दायरे के अंदर मानव क्या करता है? अपनी अंतः क्रिया करता है। इसी वातावरण में वो अपनी अंतः क्रिया करता है, और अंतः क्रिया करने के बाद उत्पाद के रूप में क्या देता है दोस्तों? अपना व्यवहार देता है। उत्पाद के रूप में क्या देता है? व्यवहार देता है। जैसे ये व्यक्ति है, ये इसका एनवायरमेंट है, इसके एनवायरमेंट में सब आ गए, इसकी मित्र मंडली, इसके परिवार, इसका समाज, जो एक व्यक्ति का जीवन दायरा है। उसके अंदर जब वो अंतः क्रिया करेगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा? तो उससे उत्पन्न होगा आपका व्यवहार। इसीलिए तो आपके इस कुर्ट लेविन ने एक सूत्र दिया था, और सूत्र में क्या दिया था? बी बराबर एफ, है ना। इसके बाद में बी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका बिहेवियर होगा, और एफ का मतलब क्या हो जाएगा? फील्ड। जो आपने क्या बना रखा है? एक अक्षेत्र या एक प्रकार का क्या बना रखा है? दायरा बना रखा है। और कोष्टक के अंदर क्या लिख दिया? पी इंटू ई। पी इंटू ई का मतलब क्या हो गया? पी का मतलब ये आपके मनोवैज्ञानिक मानव हो गया, और ई का मतलब क्या हो गया? ये मनोवैज्ञानिक वातावरण हो गया। तो इसके अनुसार यदि आपको पूछ ले कि बताओ कुर्ट लेविन के अनुसार व्यवहार क्या है, बी का मतलब क्या हो गया? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो छोटा सा। बी का मतलब हो गया यहां पे व्यवहार, बराबर। एफ का मतलब फील्ड, है ना। फील्ड को अपन हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्र। कोष्टक में पी का मतलब क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक मानव इंटू मनोवैज्ञानिक वातावरण। ई का मतलब एनवायरमेंट। ये देखो, एक मनोवैज्ञानिक मानव
मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता, मतलब गुणा होता, और अंतःक्रिया क्या करेगा? क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक मानव इनटू मनोवैज्ञानिक वातावरण, और उन सब का मल्टीप्लाई करना है उसके क्षेत्र से। जो उत्पन्न होता है वही क्या है? उसका व्यवहार है। यानी कि एक व्यक्ति अपने एक मनोवैज्ञानिक वातावरण में रहते हुए, है ना, जो अंतःक्रिया करके प्रकट करता है, वो सब क्या है मेरे दोस्तों? वातावरण है। वो सारे के सारा क्या है मेरे दोस्तों? उसका व्यवहार है। इसीलिए इसको क्षेत्रीयता का सिद्धांत, फील्ड स्पेस थ्योरी। प्रत्येक व्यक्ति का स्पेस अलग अलग हो सकता है, यह भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, प्रत्येक व्यक्ति का। इसीलिए तो मैं आपको कभी कभी ये लाइन कहता हूं कि इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसके जीवन में कोई समस्या हो, क्योंकि कुर्ट लेविन ने इस चीज को प्रकट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती है ना, वो इस जीवन दायरे से आती है, इस लाइफ स्पेस से आती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना लाइफ स्पेस है, और उसी लाइफ स्पेस से क्या आती है? उसी लाइफ स्पेस से आती है हमारे पास में समस्याएं। और कुर्ट लेविन यह भी कहता है कि लाइफ स्पेस से आने वाली समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास में हमारी समस्या का समाधान है, तो फिर वो समस्या ही कैसी? जिसका समाधान है वो समस्या नहीं कहलाती है। तो इसका मतलब इनके अनुसार तो ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ ये जीवन दायरे वाला बाहर का जो एनवायरमेंट है ना, इनकी समस्याओं को उठाते हैं। इसका तो कोई समाधान नहीं है। यदि आप अपने जीवन दायरे की बाहर की समस्याओं की अपनी समस्या मानोगे ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप, जैसे देखिएगा, आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, बात करते करते सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब आप चाह रहे हो कि वो आपको मैसेज करे, और आप प्रताड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, दुखी हो रहे हो। तो इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि आपके जीवन दायरे के बाहर की समस्या है। आपके जीवन दायरे में क्या है? आप बात कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। सामने वाला नहीं कर रहा है तो ये उसका जीवन दायरा है, हमारा जीवन दायरा नहीं है भाई, है ना। वो अपने लाइफ स्पेस के अंदर है। अब वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, लेकिन हम उसको अपनी समस्या मान लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो है सारा उत्पीड़न बढ़ता है। तो कुर्ट लेविन ने बड़ा सटीक सिद्धांत दिया। ये क्षेत्रीयता का सिद्धांत क्या कहता है? हम अगर अपने जीवन में वही सपने देखें जो हमारे जीवन स्पेस के हो, हम वही सपने देखें या वही कल्पनाएं करें जो हमारी लाइफ स्पेस की हो, तो सारे तनाव, अवसाद वगैरह अपने आप बचे रह सकते हैं। कैसे? देखिएगा, अपने आपने वो कहावत सुनी होगी, उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर। ये इसी का अर्थ है कि जितनी आपकी चादर है, जितना आपकी लाइफ स्पेस है, बस उतनी ही क्रिया करो। उसके बाहर आप कोई क्रिया करो ही मत, क्योंकि उसके बाहर यदि आप कोई क्रिया करोगे तो उसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं आ सकते हैं, है ना। उसके परिणाम हमेशा गलत आएंगे। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि हम एक लिमिटेड एरिया में बंद जाएं, बाहर जाएं ना। आप अपने पांव को फैलाओ, लेकिन उससे पहले चादर लंबी खरीद के लाओ। यानी कि आपको यदि लाइफ स्पेस के बाहर की क्रिया करनी है ना, तो पहले लाइफ स्पेस को बड़ा करो। जैसे देखिए, आपकी ख्वाहिश है कि किसी सेलिब्रिटी के साथ में आपको चाय पीनी है, किसी सेलिब्रिटी के साथ में आपको कॉफी पीनी है, तो आप क्या करोगे? आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है। वो क्या बचता है? कि मुझे इसके साथ में चाय पीनी है, कॉफी पीनी है। तो आप करोड़ों रुपए खर्च करके उसके पास में जाओगे, जीवन दायरे के बाहर का काम है, नुकसान भुगतोगे। आप क्या करो? अपने जीवन दायरे को बढ़ाओ, उस सेलिब्रिटी के समकक्ष कोई उपलब्धि प्राप्त कर लो, जिससे आपकी जान पहचान एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट के साथ में हो जाए। फिर जाकर के बैठो ना, जितनी चाय पीनी है उतनी पियो, कहां दिक्कत है। तो बिल्कुल आप पांव फैलाओ, लेकिन पहले चादर लंबी लेकर के आओ। ये बात भी कौन करता है? आपके ये करता है। यहां तक आपको एक बार समझ में आ गया। बड़ा सीधा सिद्धांत है ना, इसके अंदर ज्यादा गंभीरता से आपको सोचने जैसा इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अब देखिएगा, ये क्या कहता है कि ये मनोवैज्ञानिक मानव जब भी अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, यहां मैं लिख देता हूं गोल, जिसको ये प्राप्त करना चाहता है, वातावरण से बाहर ही होगा उसका गोल, जो इस वातावरण से अंतःक्रिया करके उसको पकड़ना चाहता है, इस गोल को प्राप्त करना चाहता है जो इस कॉर्नर पर खड़ा है। तो ये कहता है कि जब भी कोई मनोवैज्ञानिक मानव मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करता है ना, तब उसे दो वेक्टर्स, दो कारकों से उसे गुजरना पड़ता है। दो वेक्टर्स क्या है? दो कारक कौन कौन से? तो एक कारक आता है दोस्तों जिसको अपन कहते हैं आकर्षण, और एक कारक आता है दोस्तों विकर्षण। एक कारक जो आता है इसको अपन क्या कहते हैं? आकर्षक, या एक को अपन क्या कहेंगे? विकर्षण कहेंगे। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये आपके होता है दोस्तों उद्देश्य अवरोधक। ये क्या होता है? उद्देश्य अवरोधक। और ये जो होता है आकर्षण क्या होता है? ये होता है उद्देश्य मूलक, अर्थात उद्देश्य मूलक। यानी आकर्षण जो होता है ना, वो आपको आपके लक्ष्य की तरफ खींचता है, लेकिन विकर्षण क्या करता है कि आपको आपके लक्ष्य की तरफ जाने से रोकता है।
दो वेक्टर्स, इसलिए इसको वेक्टर्स थ्योरी कहते हैं, इसीलिए इसको आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी व्यक्ति इस विकर्ष आगे बढ़ता है तो उसके सामने दो चीज होती है, एक तो लक्ष्य की तरफ आकर्षण। जैसे देखिएगा, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अपने लाइफ स्पेस में रह करके सरकारी शिक्षक जो है आपको बनना है। अब आपके पास में क्या होगा कि सरकारी नौकरी के बाद जो मिलने वाली फैसिलिटी है ना, वो आपके आकर्षण का काम कर रही है। सरकारी नौकरी के बाद जो रेपुटेशन मिलेगी, जो इज्जत मिलेगी ना, वो आकर्षण का काम कर रही है। तो विकर्षण कौन कर रहा है? विकर्षण यार आज शादी, ये 2 दिन नहीं पड़ते, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। आज त्योहार है यार, त्योहार के दिन क्या पड़ते, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी जिंदगी को जी भी लेना चाहिए, है ना। सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये आपके अवरोध के कारण बढ़ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया, शादी, पार्टी या अन्य दोस्तों के साथ घूमना फिरना वगैरह, ये सब किसके काम कर रहे हैं? विकर्षण के काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, आकर्षण की तुलना में विकर्षण बड़ा खतरनाक होता है। जितना खिंचाव आकर्षण में नहीं होता है ना, ब्रेकर में उतना ही खिंचाव होता है। विकर्षण बड़ा तगड़ा होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आकर्षण से भी अधिक जो होता है वो क्या होता है? विकर्षण। जैसे नौकरी के बाद मिलेगी इज्जत, रेपुटेशन बढ़ेगी, तो आकर्षण से आपने पढ़ाई सुनने को, इतने में दोस्त आया, चल आज वहां घूमने चलते, आनंद करेंगे, चिल करेंगे, मस्ती से, है ना, वो करेंगे, अरे चलो कल पढ़ लेंगे। यानी कि विकर्षण के साथ आप जाने के लिए तैयार हो गए, आकर्षण को भूल गए, है ना। इसीलिए विकर्षण का पावर आकर्षण की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। लक्ष्य में कितने फायदे हैं, गोल में कितने बेनिफिट्स हैं, इससे लाख गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं ब्रेकर, जो बीच में अवरोध बनकर के आते हैं, जो बीच में आपको रोकते हैं। अब विकर्षण दोनों तरीके से आ सकते हैं, है ना। जैसे ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो विकर्षण या आगे भी ब्रेकर लगा सकते हैं और विकर्षण इसको पीछे से पकड़ के भी खींच सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे होता है? आकर्षण हमेशा अग्रगामी होगा, हमेशा आगे ही होगा, लक्ष्य की तरफ आपको आगे ही लेकर के जाएगा। विकर्षण दोनों तरफ ब्रेकर बनाते हैं, आगे भी बनाते हैं, पीछे भी बनाते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहली चीज कि आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते करते आपके अंदर मूवी देखने का मूड हुआ, मूवी देखने चले गए, घूमने का मूड हुआ, घूमने चले गए, शादी में जाने का मूड हुआ, शादी में चले गए। ये विकर्षण आपके आगे आ रहे हैं, ये विकर्षण आपके तैयारी में आगे आ रहे हैं। पीछे कौन से आते? आप तैयारी करने लग गए और 2 साल पुराना वाला प्यार आपको याद आ गया। अब वो जो है आपके दिमाग में घूम रहा है, उसकी यादें दिमाग में घूम रही है, उसके साथ गुजरे हुए पल आपके दिमाग में गुजरे और आप पूरा का पूरा आप सोच में हो गए, किताब को उसको रख मेरे साइड में रख करके सोचने लग गए। ये पीछे से आपको खींच रहा है, ये विकर्षण क्या कर रहा है? पीछे से आपको खींच रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि विकर्षण ब्रेकर दोनों तरफ होते हैं, आगे भी होते हैं, पीछे भी। एक तो आपको जाने से धकेलते कि आगे मत जा, कुछ विकर्षण पीछे से पकड़ के और खींचते कि मत जा। अब देखो इतने तो ब्रेकर है, उसमें बेचारा ये अकेला आकर्षण क्या करें, ये तो एक तरफा है, केवल आगे खींचेगा। और विकर्षण आगे से भी धकेलने वाले हैं, पीछे से भी खींचने वाले हैं, तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? हमेशा ध्यान रखना, इस आकर्षण और इस विकर्षण में घसीटते 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 आदमी अपने अंदर एक आकृतिजन्य परिवर्तन करता है, अपने अंदर एक परिवर्तन लेकर के आता है, अपना एक निर्माण कर लेता है और उसी निर्माण को कहा जाता है टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? जो आकृतिजन्य परिवर्तन अपने व्यवहार के अंदर व्यक्ति कर लेता है, उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? टोपोलॉजी कहा जाता है ना। टोपोलॉजिकल थ्योरी इसको क्यों कहा गया है? तो इसको हिंदी में तल रूप भी कहते हैं। तो टोपोलॉजी या तल रूप का मतलब क्या है कि व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो उस आकर्षण विकर्षण में घबराते घबराते अपना एक निर्माण कर लेता है, एक आदर्श व्यक्तित्व बना लेता है, एक अपनी थिंक, अपना सोच, अपनी एक विचार जो है विकसित कर लेता है, उसी को कहा जाता है तल रूप। तल रूप वैसे गणित का शब्द, इसका मतलब होता है कि होने वाला आकृतिजन्य परिवर्तन जो होता है उसको कहते हैं तल रूप। तो इसीलिए तल रूप और टोपोलॉजिकल थ्योरी क्यों कही जाती है, यह भी आपको क्या रखेंगे दोस्तों? ध्यान रखना है। आकृतिजन्य परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे? ये कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी कि इसको आकर्षण का सिद्धांत क्यों कहते हैं, विकर्षण का सिद्धांत क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जीवन नक्षत्र का सिद्धांत क्या है और क्या नहीं है। मतलब एक बेसिक चैप्टर तो आपका क्लियर हुई होगा, ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो एक नॉर्मल चीजों को तो बार आप में पता चल ही गया होगा कि इसके अंदर ये चीज होती है। 2-3 लाइनें लिख देते हैं क्योंकि चित्र से आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या क्या चीजें लिखनी है दोस्तों? ये स्ट्रक्चर वापिस बिगड़ गया है, मैं लिख देता हूं सूत्र वापिस। क्षेत्र इंटू मनोवैज्ञानिक वातावरण इंटू मनोवैज्ञानिक मानव। दो ऐसे लिख दो, भले पहले मनोवैज्ञानिक मानव लिख दो, ऊपर स्ट्रक्चर में ऐसे लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक वातावरण, क्लियर। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या याद रखना है? एक ध्यान रखना है, प्रत्येक मानव का अपना
अलग जीवन दायरा होता है। जीवन दायरा होता है। एक लाइन तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है दोस्तों? दूसरा ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, दूसरा आपको ध्यान रखना है, आकर्षण वह कारक है जो मानव को अपने जीवन दायरे में, अपने जीवन दायरे में लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, विकर्षण वह कारक है, विकर्षण वह कारक है जो लक्ष्य तक पहुंचने में, लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। क्लियर? फिर आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक संरचना में, संज्ञानात्मक संरचना में होने वाला आकृतिजन्य परिवर्तन, आकृतिजन्य परिवर्तन क्या हुआ? अरे कुछ नहीं करेगा। जब आकृतिजन्य परिवर्तन टोपोलॉजी या तलरूप कहलाता है, या, और आवाज नहीं करते बेटा, ये तलरूप कहलाता है, तलरूप कहलाता है। क्लियर? यहां तक आपको ध्यान रखना है कि टोपोलॉजी या क्या कहेंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 3-4 चीजें मैंने आपको इस सूत्र के माध्यम से ही बता दी कि आकर्षण विकर्षण क्या होता है, किस तरीके से लाइफ काम करता है। इसको अब ये नहीं लिख रहा हूं, विकर्षण को उद्देश्य अवरोधक कहते हैं, आकर्षण को उद्देश्य मूलक कहते हैं, क्योंकि ये चीज आपको पहले से ही पता है। ये चीजें मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी। यहां तक आपको एक बार समझ में आ गया होगा, है ना? एक बार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक चीज को समझने की और कोशिश करते हैं कि इसको 3 फेज थ्योरी क्यों कहते हैं। 3 फेज थ्योरी क्यों कहते हैं, इसके पीछे देखिएगा। 3 फेज थ्योरी क्या कहलाती है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब वह अपने अंदर कुछ परिवर्तन चाहता है, वह अपने अंदर कुछ बदलाव करना चाहता है। मतलब परिवर्तन की प्रक्रिया क्या हो चुकी है? प्रारंभ हो चुकी है, हो चुकी है। फतेह सागर थोड़ी देर में चल रहे है ना, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में ध्यान रखना कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आप जैसे ही मान लीजिए कि इससे थोड़े से आगे बढ़ते हो और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, तो आपके अंदर परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन आपने कर लिया है ना। अब आपने परिवर्तन कर लिया, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो ये लक्ष्य किसके अंदर आ गया? आपके जीवन दायरे में आ गया। तो आप क्या करोगे? अब इसके साथ में समायोजन स्थापित करोगे। जैसे देखिए, उदाहरण से समझिएगा। 3 फेज मतलब 3 फेज में ये चीज कैसे चलती है। पहले चीज चलती है आपके रिफ्रीजिंग। रिफ्रीजिंग का मतलब बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होना, जैसे अनफ्रीजिंग, है ना। अब इसके अंतर्गत देखिएगा, सबसे पहली प्रक्रिया जो शुरू होती है उसको उदाहरण से यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो कैसे समझोगे कि सबसे पहली होती है आपके अनफ्रीजिंग। 3 फेज भी लिखवा देता हूं यहां पे। 3 फेज थ्योरी क्यों कहा जाता है? 3 फेज थ्योरी, 3 फेज थ्योरी देखो, 3 फेज थ्योरी में सबसे पहले आता है आपके अनफ्रीजिंग। मैं समझाता हूं तीनों चीजें क्या होती है, देर ही रखिएगा। अनफ्रीजिंग, दूसरा होता है चेंज, और तीसरी होती है रिफ्रीजिंग। रिफ्रीजिंग जैसे देखिएगा, मान लीजिएगा आपने तैयारी करना प्रारंभ कर दिया, आपने एक मूड बना लिया कि मुझे शिक्षक बनना है और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या हो गई? आपके परिवर्तन की प्रक्रिया या बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई कि आप कुछ न कुछ
प्राप्त करना चाहते हो, बदलाव की प्रक्रिया क्या हो गई मेरे दोस्तों, प्रारंभ हो गई, कुछ न कुछ चेंज चाहते हो, तभी तो प्रोसेस शुरू किया। अब आपके अंदर नौकरी लग गई, मतलब आपके अंदर क्या हो गया, बदलाव हो गया। बदलाव की प्रक्रिया शुरू होना और क्या है दोस्तों, बदलाव हो जाना। अब बदलाव हो गया तो आपका एनवायरनमेंट अचानक से चेंज होगा। अब आप पहले जैसे दोस्तों के साथ में रहते थे, घर में रहते थे, समाज में रहते थे, वैसे थोड़ी रहोगे। अब अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ करके अपने व्यवहार को क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे। रिफ्रेजिंग, जो बदलाव हुआ है उसके साथ एडजस्ट होंगे, उसके साथ समायोजित होंगे, उसके जैसा आपको रहना पड़ेगा। हम कभी कभी कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो अपन ये कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर तो घमंड आ गया, इसके अंदर तो ईगो आ गया, इसके अंदर ये आ गया। कुछ नहीं आता है, व्यक्ति अपने प्रोफेशन के साथ समायोजन करता है। तो हम अब तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, बदलाव के साथ समायोजन। बदलाव के साथ क्या करेंगे दोस्तों, बदलाव के साथ हम करेंगे समायोजन, एडजस्टमेंट। इसको कहेंगे अपन रिफ्रेजिंग। यानी कि इस आपके जीवन दायरे के अंदर जो चीजें चलती है ना, वो तीन रूप से चलती हैं। कैसे चलती है, आकर्षण से, आप आकर्षण से मोटिवेट होकर के आगे बढ़ते हो, उसको कहते हैं अनफ्रीजिंग। लक्ष्य को प्राप्त करते हो, उसको चेंज। फिर लक्ष्य को अपने अंदर ला करके अपन के जीवन दायरे में उसके साथ में एडजस्ट हो जाता है, उसको कहते हैं रिफ्रीजिंग। तो ये तीन स्टेप में काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थ्री फेज थ्योरी भी कहा जाता है। यह चीज भी आपकी लगभग एक बार यहां से क्लियर हो गई होगी कि अनफ्रीजिंग क्या होती है, रिफ्रीजिंग क्या होती है और चेंजेस क्या होते हैं। ये चीजें आपको इसके बारे में क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। तो थ्री फेज थ्योरी क्यों कहते हैं, तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। देखिएगा, इसके बाद में अपन बात करें, कुर्ट लेविन क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है ना, तो इसके अनुसार उसके अधिगम के अंदर तीन चर काम करते हैं। भाई कितने चर काम करते हैं, तीन चर। कौन कौन से चर बताएं, एक चर का नाम बताया इसने शक्ति, एक चर का नाम बताया इसने आवश्यक तनाव, कह सकते हो भले तनाव, और एक का नाम बताया आवश्यकता। इसने कहा कि अगर जीवन दायरे में आदमी कुछ सीख रहा है तो उसके अंदर तीन चीजें काम करती है। एक काम करती है शक्ति। शक्ति क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला वह पावर। क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, ऐसा मत करिए है ना। शक्ति का मतलब एक अभिक्षमता, एक पावर, कि जिसके आधार पर व्यक्ति क्या करेगा कि अनुक्रिया कर सकता है। अनुक्रिया करने का व्यक्ति के अंदर पावर है। भाई गोल व्यक्ति लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए कुछ अभिक्षमताएं तो चाहिए, अनुक्रिया। जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए दिमाग का पावर तो चाहिए। तो उसने कहा एक तो होती है शक्ति, दूसरा होता है तनाव, है ना, कि व्यक्ति जैसे गोल की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे विकर्षण आते हैं उसके अंदर तनाव बढ़ता है, और वो तनाव को दूर करने के लिए अपने प्रोसेस को क्या करता है, और बढ़ाता है। इसके पीछे कारण है कि इसको कुछ न कुछ चीज क्या करनी है, प्राप्त करनी है। यदि व्यक्ति को कुछ आवश्यकता होती है तो उससे उसके अंदर तनाव बढ़ता है, और उसी तनाव से वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये क्या कहलाते हैं मेरे, अधिगम के चर कहलाते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको पूछ ले कि कुर्ट लेविन के अनुसार अधिगम के चर कितने होते हैं। क्या हो गया, क्या चाहिए, फोन का क्या करना है, लेके जा ना उसको, बाहर जाके चलाना। भांजी है भाई मेरी, है ना, सब घर से बाहर चले गए तो ये मेरे पास ही रह रही है। यही साइकोलॉजी पढ़ रही है 4 साल की उम्र में। चलिएगा, ये चीज हो गई आपकी क्लियर। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, एक अंतिम चीज और ध्यान कर लेते हैं कि कुर्ट लेविन की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं, कुर्ट लेविन की प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी हैं दोस्तों। 2-3 किताबों के नाम मैं यहां पे लिखवा देता हूं, जो आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखना है। कि यदि आपको पूछ ले कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है, इनकी प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी है मेरे दोस्तों, तो 3 किताबों के नाम आपको यहां पे याद रखना है। एक का तो नाम है प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल थ्योरी। क्या नाम याद रखोगे, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल थ्योरी। टोपोलॉजिकल थ्योरी क्या याद रखोगे, टोपोलॉजिकल थ्योरी, आवाज कम कर बेटा, टोपोलॉजिकल थ्योरी। एक याद रखोगे आप फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस।
ये आपको इसकी किताब के नाम क्या रखने हैं दोस्तों, याद रखने, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें मानी जाती है, दोनों के नाम आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान। एक और भी है इसकी, डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी याद रख सकते हो, द डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। वैसे दो किताबें इसकी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और यह हो जाता है आपका फील्ड थ्योरी कंप्लीट, यह हो जाता है आपके क्षेत्रीयता का सिद्धांत कंप्लीट। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीयता का सिद्धांत में क्या ध्यान रखना है। क्षेत्रीयता का सिद्धांत के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि यह कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से यह आकर्षण और विकर्षण के साथ काम करता है। इसके साथ में इनका यह स्ट्रक्चर आपको याद रखना है जो मैंने लिखवा दिया है। थ्योरी की कुछ मूल बातें हैं जो मैंने यहां पे लिखवा दी है। इसको थ्री फेज थ्योरी क्यों कहा जाता है वो मैंने यहां पे लिखवा दिया। अधिगम के चर कितने बताए कुर्ट लेविन ने, वो लिखवा दिए, और इनके किताबों के नाम भी मैंने आपको कंप्लीट लिखवा दिए। ये कुर्ट लेविन का एक सिंपल सा सिद्धांत है। हालांकि हर बार प्रश्न यही पूछा गया था जब भी आया कि अक्षेत्रीयता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ध्यान रखना यह किया गया था आपके कुर्ट लेविन के, जो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था, एक संज्ञानात्मक वाद विचारधारा वाला क्या था दोस्तों, मनोवैज्ञानिक था। कंप्लीट। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत जो भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।